गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। क्या पढ़ रहे थे हम कल? इनसाइड अवर अर्थ, नया चैप्टर हमने शुरू किया था, इनसाइड अवर अर्थ। ओके, सो ओपन योर बुक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ का इनसाइड है, मतलब अंदर से जो हमारी अर्थ है, हमने उसको समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना। तो क्रस्ट जो था वो था 2 तरीके का। ठीक है, ये अपर पार्ट था सबसे ज़्यादा। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से देखती हूँ, हम अर्थ को हम अगर ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और मैंने ये ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि सपोज़ करिए कि ये हमारा अर्थ है बिल्कुल गोल। ठीक, रुको, ठीक है, सपोज़ करिए दिस इज़ अवर अर्थ, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब मैं इसका एक छोटा सा पार्ट काटती हूँ, मान लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक का मैंने इसके पार्ट को काटा। ठीक, तो ये सब हम रब कर देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ऊपर की जो लेयर है उसको हमने क्या कहा था, क्रस्ट कहा था। फिर सेकंड लेयर को हमने मेंटल कहा था। ठीक है, और ये जो था पूरा एरिया, उसको हमने कोर कहा था। ठीक, ये लीजिए, इस तरह से हमारे पास ये एक डायग्राम आता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो क्रस्ट होती है ये भी एक अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में बटी होती है। तो ये जो हो जाता है वो हो जाता है अपर क्रस्ट, और ये जो पार्ट हो जाता है ना, कैसे समझाऊं मैं आपको, रुक जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहे। ऐसे समझो इसे, ये हो जाएगा हमारा लोअर क्रस्ट, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है इसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट, जो कि अर्थ का सबसे ऊपर का पार्ट होता है। ठीक है ना, तो दिस इज़ अपर क्रस्ट और दिस इज़ लोअर क्रस्ट। इसी तरीके से जो मेंटल होता है, ये पूरा जो एरिया है वो मेंटल कहलाता है। ये भी 2 पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है ना, अब यहाँ तक मान लीजिए कि ये जो पार्ट है वो अपर मेंटल कहलाता है, और ये जो पार्ट है वो लोअर मेंटल कहलाता है। ये जो होगा वो अपर मेंटल, और ये जो होगा वो लोअर मेंटल। या आउटर भी कह सकते हैं इसको, आउटर क्रस्ट या इनर क्रस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर कहेंगे। और ओके, और कोर जो होता है वो भी 2 पार्ट्स में बटा होता है। यहाँ पे जो कोर होता है इसको हम, ये पूरा पार्ट जो होगा वो कोर कहलाएगा, लेकिन कोर भी जो होगा वो इनर कोर और आउटर कोर में रहता है डिवाइडेड। ये होगा हमारा आउटर कोर, और ये होगा हमारा इनर कोर। तो अब आपको समझ में आ रही है बात? देखो, वैसे तो 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और क्रस्ट भी 2 पार्ट्स में बटा है, मेंटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कोर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए, अब हमको पता है कि जो हम अब क्रस्ट की बात कर रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, जो क्रस्ट था, ठीक है, वो फिर 2 तरीके का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। और ये हम किस क्रस्ट की बात कर रहे थे, हमारी जो अपर क्रस्ट थी उसकी बात कर रहे थे। अपर या आउटर भी कह सकते हैं इसको, आउटर या अपर क्रस्ट जो थी, हम उसमें जब देख रहे थे तो वो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट था। देखो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा पढ़ाती हूँ ताकि बच्चे मेरे कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हमने पहले तो देखा कि अर्थ को पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्रस्ट, बीच में जो होता है वो मेंटल, और जो अंदर होता है वो कोर।
अब क्रस्ट भी दो पार्ट्स में बटा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो अपर क्रस्ट या आउटर क्रस्ट, और अंदर वाला है जो वो लोअर या इनर क्रस्ट। मेंटल भी दो पार्ट्स में बटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर जो है वो भी दो पार्ट्स में, आउटर कोर और इनर कोर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर क्रस्ट या जो आउटर क्रस्ट होता है वो उसमें दो भाग पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, जिसमें कि कॉन्टिनेंट्स है, मतलब लैंड है जिस पे कि हम रहते हैं, जिस पे फॉरेस्ट होते हैं, जिस पर रिवर्स होती हैं, जिस पर माउंटेन्स होते हैं, जिस पर लैंड होते हैं, है ना, या फॉरेस्ट हो सकते हैं। स्वैम्पी एरियाज़ होते हैं, स्वैम्पी एरियाज़ मतलब दलदल, जहाँ पर कि मार्शी एरियाज़ भी जिनको कहते हैं, जहाँ पर कि बहुत कीचड़ और बहुत पानी होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं स्वैम्पी एरियाज़। तो कॉन्टिनेंटल एरिया हमने कल पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल जो एरिया होती है उसकी जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर होती है ना। इसके ये किस किस से बना होता है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, इसीलिए मतलब जो अपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल कैसे आया, सिलिका से SI ले लिया और Al ले लिया एल्यूमिना से, ठीक है। धरती में हम 35 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट चलेगा। एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, जितना भी ओशियंस रिवर्स अपन देखते हैं, स्पेशली ओशियन की बात करेंगे तो जहाँ ओशियन नीचे ख़त्म होता है, ठीक है, उसके नीचे पतली सी एक लेयर होती है क्रस्ट की, जिसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर होती है, और उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। हाँ, तो और इसको हम क्या बोलते हैं, SIMA, तो MA घर से ले लिया, SI दे तो सिमा। यहाँ तक शायद हमने कल पढ़ा था, है ना। चलिए इतना आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं मेंटल। अभी क्रस्ट के बारे में देख लिया, अब हम मेंटल के बारे में अगर पढ़ेंगे तो जो मेंटल होता है उसको भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ाई किया है। अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है मेंटल का कि ये पूरी जो मेंटल की लेयर होती है वो 2900 किलोमीटर थिक होती है। देख रहे हो आप, 2900 किलोमीटर, कहाँ 35 और 5 किलोमीटर और कहाँ 2900, मतलब लगभग 3000 के करीब ही मान लो, 16 किलोमीटर और होता तो पूरा 3000 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ अर्थ, अब मास ऑफ अर्थ इज फाउंड इन मेंटल। ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज स्टोर्ड इन द मेंटल। तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ का मतलब होता है जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये जो होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, वो सब कहाँ पर मिलते हैं, ज़्यादातर हमें मेंटल में मिलते हैं। तो भाई इतना गहरा खोद के कैसे निकालोगे, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज स्टोर्ड इन मेंटल। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी डेंस रॉक्स एंड मिनरल्स सच एज आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मास ऑफ अर्थ जो वर्ड आया है, मास ऑफ अर्थ का मतलब समझे आप, मास ऑफ अर्थ का मतलब होता है मिनरल्स, रॉक्स, और इनमें ही सब पाया जाता है हमारे पास, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, डायमंड है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, मेंटल में मिलती हैं। अब मेंटल को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर मेंटल, और या आउटर की जगह हम अपर लेयर कर सकते हैं, आउटर बोल लो अपर बोल लो, लगभग एक ही बात है। तो अपर लेयर ऑफ मेंटल और इनर लेयर ऑफ मेंटल, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि द अपर लेयर, दैट इज द लेयर ऑफ इनर अर्थ वेयर द क्रस्ट बिगिंस टू मेल्ट इनटू द मेंटल, रिमेन्स इन मोल्टन स्टेट एंड इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। ये जो अपर लेयर होती है मेंटल की, उसको एक और नाम से हम जानते हैं, एस्थेनोस्फेयर। स्पेलिंग लिखती हूँ मैं, अपर लेयर जो मेंटल की, देखो ध्यान से बात को समझना और सुनना और वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ASTHENOSPHER,
PHERE, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? अपर लेयर ऑफ मेंटल। और ये कह रहे हैं कि ये जो जगह होती है वो मॉल्टन स्टेट में होती है। मॉल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई चीज। मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो पिघली हुई स्टेट में होती है। क्यों? क्योंकि जो अपर लेयर है, अब अपन ने देखा था जब हमने अर्थ का ये देखा था तो यहाँ पे क्रस्ट थी और यहाँ पर मेंटल थी। तो जहाँ पर ये क्रस्ट ख़त्म हो रही है, अब जो क्रस्ट की जो इनर लेयर है वो मेंटल की अपर लेयर से चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो जो क्रस्ट जो यहाँ पर होती है ना, क्रस्ट की जो इनर लेयर होती है और मेंटल की जो अपर लेयर होती है, यहाँ पर ये मॉल्टन स्टेट में पिघल जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। और हमने कल पढ़ा था 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है हमारी धरती के अंदर। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो ये टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमारी धरती के ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं है और हम पेड़ वेड़ उगाते हैं, वहाँ तक भी कोई टेम्परेचर नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा जो क्रस्ट का जो इनर क्रस्ट होती है, इनर क्रस्ट और जो अपर लेयर ऑफ मेंटल, मतलब क्रस्ट की इनर लेयर और मेंटल की अपर लेयर यहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और टेम्परेचर नीचे बढ़ने के कारण थोड़ा सा वो मॉल्टन स्टेट होती है। ये यहाँ पर हमें पिघली हुई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, अब हम आते हैं कोर में। कोर क्या होता है? कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है। और इन जो कोर होती है वो भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ी हुई है, आउटर कोर और इनर कोर। कोर जो होता है वो इनर कोर होता है और एक होता है आउटर कोर, ठीक। क्या कह रहे हैं? द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर एंड इट लाइज बिलो द मेंटल। मेंटल के नीचे होती है और धरती का जो बिल्कुल सेंटर है उसमें पाई जाती है। द एवरेज रेडियस, इसमें इसकी जो वो है कितना किलोमीटर है ये? इससे भी ज़्यादा, 3500 किलोमीटर। जो अपनी क्रस्ट थी वो तो बेचारी 35 किलोमीटर थी। ओशियनिक क्रस्ट तो और पतली सी थी, 5 किलोमीटर। फिर मेंटल था 2009 किलोमीटर और इसकी जो गहराई है वो है 3500 किलोमीटर, ठीक है। द कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नाइफ। अब इस कोर के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक होता है निकल, NiCle, और दूसरा इसमें पाया जाता है आयरन। अब इसका जो एक आयरन तो हमारा कॉमन वर्ड है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है फेरम, FERRUM। तो इसलिए जब हमने इसका ये लिया और इसका लिया, तो इसके लिए कोर के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है NIFE, नाइफ, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि Ni निकल से आया है, समझ में आता है, लेकिन आयरन Fe कहाँ से आ गया? वो यहाँ से आ गया, क्योंकि आयरन का जो केमिस्ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरम, ठीक है। ये लैटिन वर्ड होता है, लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उसमें इनको फेरम कहा जाता है आयरन को, तो वहीं से इसको लिया गया है Fe और Ni। तो जो कोर होता है उसके अंदर निकल और आयरन बहुत पाया जाता है। जैसे आयरन तो सब बच्चे जानते हैं, उसी तरीके से एक मटेरियल होता है निकल, ठीक है। तो NiCle, तो इन दोनों को मिला के NiFe। तो कोर को हम क्या कहते हैं? NiFe भी बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? प्रेशर इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि धरती का जो सेंटर है उस तक कितनी रॉक्स, कितनी मिट्टी, कितनी सॉइल, हम सब इन सब का प्रेशर नीचे जाके लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मज़ेदार बात है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक और टर्म आती है, वो जो नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना ध्यान से और चैप्टर को साथ में पढ़ना अपने आप से, तभी आपको समझ आएगा। नहीं तो ये साल अगर आपने वेस्ट कर दिया ना बच्चों, तो नेक्स्ट ईयर बहुत पछताओगे, क्योंकि जो चीज़ें अभी इस साल हैं, अगले साल का कोर्स अगले साल सिलेबस डबल हो जाएगा, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी आपको वो कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, PDF पढ़ के हम नंबर ले आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, अच्छे से वीडियो देखो। जैसे मैं क्लास में समझाती वैसे ही आपको वीडियो में समझा रही हूँ। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्लास में बैठ के समझते थे, ठीक है, मैं मानती हूँ कि क्लास में बैठना बहुत अच्छा होता था, ऑनलाइन इतना नहीं है, बट स्टिल आपके पास टीचर है जो आपको समझा रहा है, तो अगर ध्यान से सुनोगे ना तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी प्रॉब्लम आती तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसीलिए और एक और बस इतनी सी बात मानना कि अपने आप से ये चैप्टर रीड जरूर करना, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो बिना बुक के आपको समझ में नहीं आने वाला है। ऐसे कहानी सुनने से समझ नहीं आएगा, तो बुक पढ़ो, ज़रूरी है वो, ठीक है। तो एक बार मेरी बात सुनो और साथ में बुक लेके बैठो साथ में, और जब एक बार वीडियो देख लो तो वापस उस चैप्टर को रीड कर लो। फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक टर्म जो उसमें लिखी है वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? अच्छा, अभी हम जब देखते हैं तो हमारे को ये पता है कि कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और जैसे कि अब यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कैसे बने? ये क्या हमेशा से ऐसे थे? आपको पता है, अगर आप कभी अर्थ के बारे में स्टडी करो, नेट पे जाके खोजो, तो बहुत पुराने टाइम में अर्थ का ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब जो ज़िंदगी हमें आज दिखती है, अमेरिका दिखता है, हमारा इंडिया दिखता है, ऑस्ट्रेलिया कोई जगह है ना, यूरोप है, तो ये सब पहले ऐसा नहीं था। बहुत 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 चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके इमेजिनेशन से कहीं अलग, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या होता है कि द अर्थ क्रस्ट, हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू सेवरल रॉक प्लेट्स। क्या होता है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना, हम ये देखते हैं फिर से, हम ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्रस्ट की। अब यहाँ पर रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये तो हमको पता है, सॉरी रॉक्स नहीं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। अब ये क्या होती है ना, अब मेंटल, इसके नीचे मेंटल है, मेंटल में क्या था, रॉक्स थे, मिनरल्स थी। अगर मान लो इसकी रॉक्स, इसमें जो रॉक्स पाई जाती हैं उनमें कुछ भी डिफरेंस आता है, उनमें कुछ भी चेंज आता है, मान लो कि वो टूट जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये हिलेगा ना। अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को इस बुक पे रखा है, और अगर मैं नीचे से कुछ भी चेंज करूँगी तो ये पेन पे ऊपर भी तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नीचे की लेयर अगर हिलती है तो ऊपर जो प्रेजेंट है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक। अगर आप सीट पे बैठे हो और अगर मैं सीट को नीचे से ऐसे धक्का मारूं तो आप हिलोगे नहीं क्या? तो ऊपर जो भी बैठा होगा वो नीचे वाली चीज़ के कारण तो अंतर पड़ेगा उस पर। यानी कि मेंटल क्योंकि क्रस्ट के नीचे है तो मेंटल के अंदर है रॉक्स। अब मेंटल की रॉक्स में कोई भी मूवमेंट होगा अगर तो चेंज यहाँ पर आएगा, क्रस्ट में चेंज आएगा, और क्रस्ट पर रहते हैं हम, ठीक है। यानी कि हमारी जो लैंड है उस पर भी चेंज आएगा। अगर ये रॉक्स हिलती हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो धरती है वो भी हिल जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू सेवरल रॉक प्लेट्स दैट फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स और रेफ्ट्स ऑन द अपर मेंटल। the earth crust is broken into several rock plates that float like, ओके तो ये जो रॉक प्लेट्स होती हैं वो टूट गई और वो ऐसे ऐसे ऊपर अलग अलग जगह चलेगी। जैसे कभी कभी आपने वो देखा है, आइसबर्ग्स देखे हैं, जब आपने कभी टीवी में देखा होगा, समुद्र होते हैं, बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, उनमें कुछ आइसबर्ग्स होते हैं, है ना, जो बर्फ़ की छोटी छोटी टीले जैसे होते हैं, आइसबर्ग्स जिन्हें कहते हैं, और वो क्या कहते हैं उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक। अगर पानी में कुछ भी हलचल होगी, पानी में कुछ भी मूवमेंट होगा तो वो जो आइसबर्ग्स हैं वो अपनी जगह से दूर दूर चले जाएंगे, उनके अंदर भी कुछ मूवमेंट होगा, तो वही होता है। ध्यान से सुनो, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू सेवरल रॉक प्लेट्स दैट फ्लोट लाइक आइसबर्ग्स ऑन द अपर मेंटल, ठीक है। अब ये अपर मेंटल में फ्लोट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अपर मेंटल किससे जुड़ा हुआ है, क्रस्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, दे रिमेन इन द कॉन्टिन्यूस मोशन एंड कैरी ईदर कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस ऑन द टॉप ऑफ देम। अब जब
इसमें मोशन होगा, यहाँ मोशन होगा मान लीजिए कुछ भी, और इनमें कंटिन्यूस मोशन होता रहता है, तो यहाँ पर जो क्रस्ट में माउंटेन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड है, वो भी हिलेंगे। नीचे अगर कुछ हिलेगा तो ऊपर भी हिलेगा, ठीक है। द चेंज इन द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दीज मूवमेंट्स। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट के शेप में डिफरेंस आता रहता है वो इसी कारण आता है क्योंकि नीचे की रॉक्स हिली तो हमारे ऊपर के कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स भी हिल गए। अब आपको पता है ना, जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक में क्या होता है, ये नीचे की धरती तो हिल रही है और जब नीचे हलचल होती है तो हम ऊपर पूरे हिल जाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, अर्थक्वेक आता है तो जहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पूरी गिर जाती हैं, पूरा प्लेन बन गया भाई, ठीक है। इसी तरीके से और आप देखो तो कहीं कहीं ये जो पहले हिमालय पर्वत जो अब आप देखते हो वहाँ पे कोई हिमालय पर्वत नहीं था पहले, ठीक है, अब बाद में बना है ये हिमालय, और आप सोचो कितना ऊंचा माउंटेन बन गया है। तो ये सारे किस तरह से चेंजेस आते हैं, ये इन मूवमेंट के कारण जो मेंटल में हो रहे हैं, मेंटल में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनके मूवमेंट के कारण हमारे ऊपर की जो क्रस्ट है उसमें भी चेंजेस आते हैं। अब बताइए, जब हिमालय पर्वत नहीं होगा तो चाइना या उस तरफ जो भी देश वगैरह हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो हमें सीधे हमारे पहुँच के अंदर होते। अब हिमालय पर्वत के कारण पूरा सेपरेट हो गया, इंडिया अलग ही हो गया, और हिमालय के उस तरफ जो भी है वो अलग हो गया। कितना बड़ा डिफरेंस है ये, ठीक है। इसी तरीके से ओशियंस अलग हो जाते हैं। जैसे पहले ये जो हमारा राजस्थान डेजर्ट है, यहाँ पर भी पहले कोई वाटर बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। तो कितना डिफरेंस होगा, सोचो। आज हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी कोई वाटर बॉडी होगी, कोई ओशियन था कि कोई रिवर थी, आई डोंट नो, मतलब इतना मुझे ठीक से याद नहीं है, बट आप कभी नेट पे देखना कि यहाँ पर डेजर्ट बाद में बना है। इसी तरीके से हिमालय माउंटेन बाद में बना है, पहले कोई माउंटेन नहीं था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो जितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, जो मेंटल में जो रॉक्स पाई जाती हैं, मेंटल के अंदर अगर कोई मूवमेंट होता है तो क्रस्ट भी के ऊपर भी मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो हमारा कॉन्टिनेंट का शेप है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब पहले हिमालय नहीं था तो पता नहीं इंडिया कहाँ तक था, अब उसे इंडिया कहते भी थे कि नहीं कहते थे, एक कॉन्टिनेंट था, बस एक लैंड मास था। अब एक बात सोच के देखो, इतनी बड़ी धरती पे, ठीक है, पानी है 70% जगह, और बीच बीच में कुछ लैंड है, सपोज करो ये लैंड है, ये लैंड है, 30% अर्थ को ऐसे घेरा हुआ है लैंड्स ने, ठीक है। अब इसको हमने अमेरिका नाम दे रखा है, ये तो हमारा लोगों की बात है ना, इसको हमने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया कह रखा है, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको यूरोप बोल रखा है, इसको मान लीजिए हमने अफ्रीका बोल रखा है। तो ये तो बाद में नाम दिए हैं इंसान ने, है ना। आपको पता है ना, वास्को डी गामा ने ये अपना एशिया की खोज की थी, इंडिया की खोज की थी, ऐसा कुछ था, हिस्ट्री में पढ़ते हो तुम लोग। तो पहले कोई नहीं जानता था। तो ये जो लैंड और नेचुरल, तो अब हमने इनको नाम दे दिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इनको नाम नहीं देते तो नेचर के हिसाब से तो क्या है, सिर्फ दो चीज़ें हैं, बताओ क्या क्या। वाटर बॉडीज़ हैं, ये पूरी वाटर बॉडी है, और ये जो है वो लैंड मासेस हैं, बस। अब इस लैंड मासेस पे लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं, इनके नाम अलग अलग हुए, बट अल्टीमेटली दे आर जस्ट लैंड मासेस। अब जब मेंटल में कोई हलचल होती है, मेंटल में कोई मूवमेंट होता है, तो ऊपर ये लैंड मासेस और वाटर बॉडीज़ में भी हलचल हो जाती है, ठीक है। अब कहीं वाटर बॉडीज़ ही पता चला वहाँ माउंटेन बन गए, यहाँ जो लैंड थे पता चला यहाँ पे इतनी फ्लड आई, सुनामी आ गई कि ये लैंड ही गायब हो गया। तो भाई लो जी, अब पता चलता है कि पूरी धरती का जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया, हमारा जो पूरा हमें जो दिखाई देता है ऊपर से वो चेंज हो गया। अभी यहाँ पे हमने 4 लैंड मासेस देखे थे, अभी 3 ही बचे। अभी हम यहाँ पे वाटर बॉडी देख रहे थे, अभी यहाँ पर माउंटेन बन गया। तो इस तरीके से होता है कि जो ये जो हम ऊपर देखते हैं, हमारी जो लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो हमेशा चेंज होता रहता है, और इसमें बहुत साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में देख लोगे। एक आइस एज थी जहाँ पे, जिसमें सिर्फ आइस ही सारे में कुछ नहीं था, इट वॉज नोन एज आइस एज, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस मूवमेंट दैट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस। इन्हीं मूवमेंट के कारण
वॉल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। ज्वालामुखी में क्या होता है, दुनिया भर का लावा, आग निकलती है, बहुत टेम्परेचर होता है ना। लावा किसे कहते हैं, जलती हुई जो चीज़ें होती हैं वो निकलती हैं। अब जब वो निकलती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं, पूरा लैंड ही चेंज हो जाता है, लाइफ ख़त्म हो जाती है, जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, पूरे में सिर्फ गरम गरम, और उसको ठंडा होने में सालों लगते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में वो ठंडा हो पाता है। उसके बाद फिर जहाँ वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल थी, जो वो लैंड था, वो पूरा चेंज हो गया, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती तो डेजर्ट बन गया। तो अब आप खुद सोच के देखो, आज जहाँ ग्रीनरी थी वहाँ पर अब डेजर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अर्थक्वेक आता है तो कितना चेंज हो जाता है सब कुछ, इस तरीके से। द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जो भी इसको बोलेंगे, PANGAEA, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट जो था वो आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 मिलियन ईयर, आप सोच के देखो, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स पहले टूटा था, इसमें टूटा था ये। और इसलिए क्यों टूटा था, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, एंड दीज पीसेस ड्रिफ्टेड टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस। और आज हमें जो ये दिखाई देता है, यूरेशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये उसके बाद बने हैं। तो ये जो प्लेट्स होती हैं इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इनके टेक्टोनिक प्लेट्स के जो मूवमेंट के कारण एक बहुत बड़ा सा जो सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंगेइया जिसको कहते थे, या पैंजेइया कहेंगे उसको, वो 200 मिलियन ईयर्स पहले मूवमेंट के कारण टूटा था। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उनके कारण टूटा था, ब्रोक हुआ था। और अब जो हमें इतने कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वगैरह, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे उसके बाद बने हैं। तो सोचो कि अर्थ कितनी पुरानी है, इसमें कितने चेंजेस आते रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर इतना समझ में आया आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं कल आपको पढ़ाऊँगी रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स में क्या होता है, चलो कल ही पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा ये भी टॉपिक है, बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट है, इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट कर ही देंगे अपन, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर और ये टर्म्स समझ में आएंगी, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में जो भी आपको स्टार्टिंग है ये, और ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो लिसन द वीडियो केयरफुली एंड रीड वंस अगेन द चैप्टर, and then you will get the chapter completely. Okay, so we will meet tomorrow. Have a very great day. Bye bye.